वो मुगल सल्तनत का संस्थापक था। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत के खास कार्यक्रम रहस्य में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आपको बता दें कि स्टीवन अपने उपन्यास में लिखते हैं और कहते हैं कि यह बता पाना मुश्किल है कि बाबर एक लेखक थे, कवि थे या फिर एक बादशाह थे। बाबर एक ऐसा किरदार था जो न सिर्फ सौंदर्य बोध के साथ कलात्मक गुणों से भरा था, बल्कि वो एक लेखक और बादशाह भी था। आपको बता दें कि जहीरुद्दीन मोहम्मद यानी बाबर को न सिर्फ एक कलाकार माना गया है, बल्कि उनको यहाँ पे एक विजेता के रूप में वर्णित किया गया है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पूरा नाम था। बाबर न सिर्फ एक बादशाह था, बल्कि एक अच्छा लेखक और कवि भी था। एक इतिहासकार स्टीफन डेल बाबर के बारे में लिखते हैं कि यह तय कर पाना मुश्किल है कि बाबर एक बादशाह के रूप में अधिक महत्वपूर्ण है या कवि और लेखक के रूप में। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो बाबर के नाम से विख्यात हुआ, वह मुगल वंश का शासक था। उसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, तो तैमूर लंग का वंशज थे और विश्वास रखता था कि चंगेज खान उसके वंश का पूर्वज था। मुबियान नामक पद शैली जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। बाबर 15वीं ईस्वी में काबुल तथा कंधार को जीता था। शाहों का शाह बादशाह बाबर 15वीं ईस्वी तक भारत पर उसने 5 बार आक्रमण किया था तथा सफल उसने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी। जी हाँ, लोदी वंश को समाप्त कर मुगल वंश की नींव रखी थी बाबर ने। और वहीं आगरा जीतकर अपने राज को सफल बना दिया। उनकी मृत्यु हो गई। बाबर का जन्म फरगना घाटी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था, जो उज्बेकिस्तान में है। वो अपने पिता उमर शेख मिर्जा, जो फरगना घाटी के शासक थे तथा जिसको उसने एक ठिगने कद के तिगड़े जिस्म, मांसल चेहरे तथा गोल दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है, तथा माता कुतुबुल निगार खानम का ज्येष्ठ पुत्र था। हालांकि बाबर का मूल मंगोलिया के बरलास कबीले से संबंधित था, पर उस कबीले के लोगों पर फारसी तथा तुर्क जनजीवन का बहुत असर रहा था। वे इस्लाम में परिवर्तित हुए तथा उन्होंने तुर्किस्तान को अपना वासस्थान बनाया। बाबर की मातृभाषा चगताई भाषा थी, पर फारसी, जो उस समय उस स्थान की आम बोलचाल की भाषा थी, उसमें भी वो प्रवीण था। उसने चगताई में बाबर नामा के नाम से अपनी जीवनी लिखी है। मंगोल जाति, जिसे फारसी में मुगल कहते हैं, का होने के बावजूद उसकी जनता और अनुचर तुर्क तथा फारसी लोग थे। उसकी सेना में तुर्क, फारसी, पश्तो के अलावा बरलास तथा मध्य एशियाई काबिले के लोग भी थे। कहा जाता है कि बाबर बहुत ही तगड़ा और शक्तिशाली था। ऐसा भी कहा जाता है कि सिर्फ व्यायाम के लिए वो 2 लोगों को अपने दोनों कंधे पर लादकर उन्नयन ढाल पर दौड़ लेता था। लोक कथाओं के अनुसार बाबर अपने राह में आने वाली सभी नदियों को तैरकर पार करता था। उसने गंगा को 2 बार तैरकर पार किया था। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं बाबर के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में ना तो कभी आपने इतिहास में पढ़ी होगी और ना ही सुनी होगी। जी हाँ, कुछ ऐसी ही अनसुनी बातें। आपको बता दें कि 12 वर्ष की आयु में ही उसे फरगना घाटी के शासक का पद सौंपा गया। उसके चचाओं ने उस स्थिति का फायदा उठाया और बाबर को गद्दी से हटा दिया, जब उसके साथ कुछ किसान और उसके संबंधी ही थे। आपको बता दें कि उज्बेक शहर समरकंद पर आक्रमण किया गया और 7 महीनों के बाद उसे जीत भी लिया। इसी बीच वह समरकंद पर आक्रमण कर रहा था, तब उसके एक सैनिक सारगना ने फरगना पर अपने आधिपत्य जमा लिया और जब बाबर इस पर वापस अधिकार करने फरगना आ रहा था, तो उसने सेना के समरकंद में उसका साथ छोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप समरकंद और फरगना दोनों उसके हाथों से चले गए। आपको बता दें कि उसके बाद समरकंद पर पुनः अधिकार कर लिया, पर जल्द ही उसे उज्बेक खान मोहम्मद शैबानी ने हरा दिया और इस तरह समरकंद, जो उसके जीवन की एक बड़ी ख्वाहिश थी, उसके हाथों से फिर वापस निकल गया। फरगना से अपने चंद वफादार सैनिकों के साथ भागने के बाद अगले 3 सालों तक उसने अपनी सेना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इस क्रम में उसने बड़ी मात्रा में बदख्शान प्रांत के ताजिकों को अपनी सेना में भर्ती किया।
वहीं आगे हिंदुकुश की बर्फीली चोटियों को पार करके उसने काबुल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। नए साम्राज्य के मिलने से उसने अपनी किस्मत के सितारे खुलने के सपने देखे। कुछ महीनों के बाद उसने हेरात के एक तैमूर वंशी हुसैन बैकरा, जो कि उसका दूर का रिश्तेदार भी था, के साथ मोहम्मद शायबानी के विरुद्ध सहयोग की संधि की। पर उसके बाद हुसैन की मृत्यु के कारण ऐसा नहीं हो पाया और उसने हेरत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पर 2 महीनों के भीतर ही साधनों के अभाव में उसे हेरात छोड़ना पड़ा। अपनी जीवनी में उसने हेरात को बुद्धिजीवों से भरे शहर के रूप में वर्णित किया है। वहां पर उसे कवि मीर अली शाह नवाई की रचनाओं के बारे में पता चला, जो चगताई भाषा को साहित्य की भाषा बनाने के पक्ष में थे। शायद बाबर को अपनी जीवनी चगताई भाषा में लिखने की प्रेरणा उन्हीं से मिली। काबुल लौटने के 2 साल के भीतर ही एक और सरगना ने उसके खिलाफ विद्रोह किया और उसे काबुल से भागना पड़ा। जल्द ही उसने काबुल पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके बाद फारस के शाह इस्माइल प्रथम, जो सीफी वंश का शासक था, ने मोहम्मद शायबानी को हराकर उसकी हत्या कर डाली। इस स्थिति को देखकर बाबर ने हेरात पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद उसने शाह इस्माइल प्रथम के साथ मध्य एशिया पर मिलकर शासन जमाने के लिए एक समझौता किया। शाह इस्माइल की मदद के बदले में उसने साफवियों की श्रेष्ठता स्वीकार की तथा खुद एवं अपने अनुयायियों को साफवियों की प्रभुता के अधीन समझा। उसने कैद में रखा हुआ था और उससे विवाह करने की बलात् कोशिश कर रहा था। शाह ने बराबर के ऐशो आराम तथा सैन्य हितों के लिए पूरी सहायता दी, जिसका जवाब बाबर ने अपने को शिया परंपरा में ढाल कर दिया। उसने शिया मुसलमानों के अनुरूप वस्त्र पहनना आरंभ किया। शाह इस्माइल के शासन काल में फारस शिया मुसलमानों का गढ़ बन गया और वो अपने आप को 7वें शिया इमाम मूसा अल काजिम का वंशज मानता था। वहाँ सिक्के शाह के नाम में ढलते थे तथा मस्जिद में खुतबे शाह के नाम से पढ़े जाते थे। हालांकि काबुल में सिक्के और खुतबे बाबर के नाम से ही थे। बाबर समरकंद का शासन शाह इस्माइल के सहयोगी की हैसियत से चलाता था। शाह की मदद से बाबर ने बुखारा पर चढ़ाई की। वहां पर बाबर एक तैमूर वंशी होने के कारण लोगों की नजर में उज्बेकों से मुक्तिदाता के रूप में देखा गया और गांव के गांव उसको बधाई देने के लिए खाली हो गए। इसके बाद फारस के शाह की मदद को अनावश्यक समझकर उसने शाह की सहायता लेनी बंद कर दी। उसके बाद अक्टूबर में उसने समरकंद पर चढ़ाई की और एक बार फिर उसने अपने अधीन कर लिया। वहां भी उसका स्वागत हुआ और एक बार गांव के गांव उसको बधाई देने के लिए खाली हो गए। वहां सुन्नी मुसलमानों के बीच वह सिया वस्त्रों में एकदम अलग लग रहा था। हालांकि उसका सिया हुलिया सिर्फ शाह इस्माइल के प्रति सभ्यता को दर्शाने के लिए थी। उसने अपने शिया स्वरूप बनाए रखा। यद्यपि उसने फारस के शाह को खुश करने हेतु सुन्नियों के नरसंहार नहीं किया, पर उसने शिया के प्रति आस्था भी नहीं छोड़ी, जिसके कारण जनता में उसके प्रति भारी अनास्था की भावना फैल गई। इसके फलस्वरूप 8 महीने के बाद उज़्बेकों ने समरकंद पर फिर से अधिकार कर लिया। वहीं जब उसने उत्तर भारत पे चढ़ाई की तो दिल्ली सल्तनत पर खिलजी राजवंश के पतन के बाद अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। तैमूरलंग के आक्रमण के बाद सैयदों की स्थिति का फायदा उठाकर दिल्ली की सत्ता पर आधिपत्य कायम कर लिया। तैमूरलंग के द्वारा पंजाब का शासक बनाए जाने के बाद खिलजी खान ने इस वंश की स्थापना की थी। बाद में लोदी राजवंश के अफगानों ने सैयदों को हराकर सत्ता हथिया लिया था। वहीं अगर बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध का, तो बाबर को लगता था कि दिल्ली की सल्तनत पर फिर से तैमूर वंशियों का शासन होना चाहिए। एक तैमूर वंशी होने के कारण वो दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी को अपने इच्छा से अवगत कराया। इब्राहिम लोदी ने जवाब नहीं आने पर उसने छोटे छोटे आक्रमण कराने आरंभ कर दिए। सबसे पहले उसने कंधार पर कब्जा किया। इधर शाह इस्माइल को तुर्कों के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा।
इस युद्ध के बाद शाह इस्माइल तथा बाबर दोनों ने बारूदी हथियारों की सैन्य महत्ता समझते हुए इसका उपयोग अपनी सेना में आरंभ किया। उसके बाद उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। पानीपत में लड़ी गई इस लड़ाई को पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध बाबरनामा के अनुसार 15वीं ईस्वी में 21 अप्रैल को लड़ा गया था। इसमें बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के सामने बहुत छोटी थी, पर सेना में संगठन के अभाव में इब्राहिम लोदी यह युद्ध बाबर से हार गया। इसके बाद दिल्ली की सत्ता पर बाबर का अधिकार हो गया और उसने मुगल वंश की नींव डाली। अगर बात करें राजपूत की, तो राणा संगा के नेतृत्व में राजपूत काफी संगठित तथा शक्तिशाली हो चुके थे। राजपूतों ने एक बड़ा सा क्षेत्र स्वतंत्र कर लिया था और वे दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। बाबर की सेना राजपूतों की आधी भी नहीं थी, लेकिन 15वीं ईस्वी में 17 मार्च में खानवा की लड़ाई राजपूतों तथा बाबर की सेना के बीच लड़ी गई। राजपूतों का जीतना निश्चित लग रहा था, पर युद्ध के दौरान राणा संगा घायल हो गए और घायल अवस्था में उनके साथियों ने उन्हें युद्ध से बाहर कर दिया। एक आसान सी लग रही जीत उसके हाथों से निकल गई। उसके एक साल बाद 15वीं ईस्वी में 30 जनवरी को राणा संगा की मौत हो गई। इसके बाद बाबर दिल्ली की गद्दी का अविवादित अधिकारी बन गया। आने वाले दिनों में मुगल वंश ने भारत की सत्ता पर 231 सालों तक राज किया और उसे खानवा का युद्ध का नाम दिया गया। वहीं आगे शुरू हुआ खानवा का युद्ध। मेवाड़ के शासक राणा संगा के बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में राणा संगा का साथ खास तौर पर मुस्लिम यदुवंशी राजपूत उस वक्त के मेवात के शासक खानजादा राजा हसन खान मेवाती और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने दिया। इस युद्ध में मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, बसीन, चंदेरी भी मेवाड़ का साथ दे रहे थे। बाबर ने युद्ध के दौरान अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर शराब के सभी पात्रों को तुड़वा देने की घोषणा की। तमगा एक प्रकार का व्यापारिक कर रहा था जो राज्य द्वारा लिया जाता था। बाबर 2 लाख मुगल सैनिकों को लेकर सांगा से युद्ध करने उतरा था। उसने सांगा की सेना के लोदी सेनापति को प्रलोभन दिया, जिससे वह सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला। बाबर और संगा की पहली मुठभेड़ बयाना में और दूसरी खानवा नामक स्थान पर हुई। इस तरह खानवा के युद्ध में भी पानीपत युद्ध की रणनीति का उपयोग करके बाबर ने राणा संगा के विरुद्ध एक सफल युद्ध की रणनीति तय की। इसमें राणा संगा की हार हुई और बाबर की विजय हुई। यहीं से बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया। इस युद्ध में ही प्रथम बार बाबर ने धर्म युद्ध नारा दिया। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी अदार्थ दाने की उपाधि ली थी। वहीं बात करें चंदेरी पर आक्रमण का, तो मेवाड़ विजय के पश्चात बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों के पूर्व विद्रोहियों का दमन करने के लिए भेजा, क्योंकि पूरब से बंगाल के शासक नुसरत शाह अफगानों का स्वागत किया था और समर्थन भी प्रदान किया था। इससे उत्साहित होकर अफगानों ने उनके स्थानों से मुगलों को निकाल दिया था। बाबर को भरोसा था उसका अधिकारी अफगान विद्रोहियों का दमन करेंगे, अतः उसने चंदेरी पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। चंदेरी का राजपूत शासक मेदिनी राय खानवा का युद्ध में राणा संगा की ओर से लड़ा था और अब चंदेरी में राजपूत सत्ता का पुनर्गठन हो रहा था। चंदेरी पर आक्रमण करने के निश्चय से ज्ञात होता है कि बाबर की दृष्टि में राजपूत संगठन अफगानों की उपेक्षा अधिक गंभीर था, अतः वह राजपूत शक्ति को नष्ट करना अधिक आवश्यक समझता था। चंदेरी का अपना एक व्यापारिक तथा सैनिक महत्व भी था। वह मलवा तथा राजपूताने में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त स्थान था। बाबर ने सेना चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी, उसे राजपूतों ने पराजित कर दिया। इससे बाबर ने स्वयं चंदेरी जाने का निश्चय किया, क्योंकि यह संभव था कि चंदेरी राजपूत शक्ति का केंद्र बन जाए। उसने चंदेरी के विरुद्ध लड़ने के लिए 15वीं ईस्वी में 21 जनवरी की तारीख को घोषित किया, क्योंकि इस घोषणा से
उसे चंदेरी की मुस्लिम जनता का जो बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त होने की आशा थी और जिहाद के द्वारा राजपूतों तथा उन मुसलमानों का सहयोग रोका जा सकता था, उसने मैदानी राय के पास संदेश भेजा कि वह शांतिपूर्ण रूप से चंदेरी का समर्पण कर दे तो उसे शमशाबाद की जागीर दी जा सकती है। मेदिनी राय ने प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। राजपूतों ने भयंकर युद्ध किया और राजपूतों वीरांगनाओं ने जौहर किया, लेकिन बाबर के अनुसार उसने तोपखाने की मदद से एक ही घंटे में चंदेरी पर अधिकार कर लिया। उसने चंदेरी का राज मालवा सुल्तान के वंशज अहमद शाह को दे दिया और उसे आदेश दिया कि वह 20 लाख दाम प्रति वर्ष शाही कोष में जमा करे। अगर फरगना का शासन का बात करें तो बाबर को फरगना का शासन उसकी दादी दौलत बेगम की वजह से मिला। बाबर ने 15वीं ईस्वी में बादशाह की उपलब्धि तो धारण की ही, बाबर ने तोपखाने का भी उपयोग किया। बाबर ने तुलगुम युद्ध प्रणाली, पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनी यह प्रणाली उसने उज्बेकों से सीखी। पानीपत की प्रथम लड़ाई जीतने के पीछे का कारण बाबर के पास 2 प्रसिद्ध निशानेबाज और तुगलनुमा नीति का प्रयोग था। कहा जाता है कि अपने पुत्र हुमायूं के बीमार पड़ने पर उसने अल्लाह से हुमायूं के स्वस्थ करने तथा उसकी बीमारी खुद को दिए जाने की प्रार्थना की थी और अंत में वो 48 साल की उम्र में मर गया। उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, पर पहले उसे आगरा में दफनाया गया। लगभग 9 वर्षों के बाद हुमायूं ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे काबुल में राजा राम जाट में दफना दिया। लेकिन अब तक आपको पता नहीं चल पाया होगा कि बाबर का नाम बाबर क्यों पड़ा। आपको बता दें कि बाबर के चचेरे भाई ने बाबर का नाम बाबर रखा था क्योंकि उनका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद काफी कठिन उच्चारण था, तो उन्होंने उनका नाम बाबर रख दिया। हमारे हिंद भारत के इस खास कार्यक्रम में अब तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हिंद भारत के साथ। कल मैं फिर हाजिर होंगी एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।